हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BINT यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम उसमें अपनी लास्ट यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारे जो भी है सारे ज्यादा क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स है हमारे इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो उन्हें हम जो है एक बार गो थ्रू कर रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? इसमें कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इकट्ठे 2-3 जो नोट्स हैं आपको शॉर्ट नोट सबको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। कि हमारे डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए जो एक हम इंफॉर्मेशन टेक्निक को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो हमारे डिसीजन को सपोर्ट करता है कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। A DSS lets user shift through and analyze massive reams of data and compile information that can be used to solve problems and make better decisions. ये प्रॉपर उन्हें जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसे प्रॉपरली एनालाइज करके हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। The benefits of decision support system include more informed decision making, timely problem solving, and improved efficiency for dealing with problems with rapidly changing variables. इसके benefits हैं। DSS can be used by operation management and planning levels in an organization to compile information and data and to synthesize it into actionable intelligence. This allows the end user to make more informed decision at a quicker pace। कि जो भी हमारा एंड यूजर है उसे कुछ डिसीजन लेने में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्पफुल है, ठीक है। DSS is an information application that uses comprehensive information. This is different from an operations application which would be used to collect the data in the first place. A DSS is finally used by mid to upper level management and it is key for understanding large amount of data। के ज्यादातर large amount of data के लिए DSS यूज किया जाता है। मिड एंड टॉप जो टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वही इसे यूज करती है ज्यादातर और जो क्विक डिसीजंस में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल DSS could be used to project a company's revenue over the upcoming 6 months based on new assumptions about product sales। की assumption, new assumptions के बेसिस पे जो भी हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उसे हेल्पफुल करने के लिए भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें assumptions लेने में हेल्प करता है। The primary purpose of using DSS is to present information to the customer in a way that is easy to understand. A DSS system is beneficial because it can be programmed to generate many types of reports all based on user specifications। की जो user specification के बेसिस पे ही ज्यादा रिपोर्ट्स बनती हैं, क्योंकि एक यूजर फ्रेंडली हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हमें डिसीजन लेने में सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज DSS मॉडल्स। की कौन कौन से DSS मॉडल्स हैं? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ DSS मॉडल्स आर देयर। फर्स्ट इज बिहेवियर मॉडल्स, देन मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स एंड थर्ड वन इज ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स। ये 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। तो हम एक एक करके सबको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिहेवियर मॉडल। बिहेवियर मॉडल क्या होता है? These models are useful in understanding the behavior amongst the business variables. The decision maker can then make decisions giving due regard to such behavior relationship। की behavior relationship को देखकर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। लोग आसपास में क्या बिहेवियर है बिजनेस वेरिएबल्स का, उस अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स। उसमें क्या है? These models are developed on the principles of business management, accounting and economics. In many areas of management, the proven methods of management control are available, which can be used for management decisions. There are also several management systems which can be converted into DSS models। कि ज्यादातर हमारे अकाउंटिंग, बिजनेस मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके ये बनाया गया है। साइंटिफिक मॉडल है ये हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे और मैनेजमेंट सिस्टम है जिन्हें हम कन्वर्ट करके DSS मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट थर्ड मॉडल है वो हमारा है ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स। वो क्या होते हैं? The operation research models are mathematical models. These models represent a real-life problem situation in terms of variables, constants, and parameters expressed in algorithm equation। की algorithm equation के फॉर्म में जितने भी हमारे डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें
डिफाइन मतलब प्रेजेंट किया जाता है और उसे फिर हम मैथमेटिकली उसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है। सिंस द मॉडल्स आर मैथमेटिकल देयर आर सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स इन अराइविंग द सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी कैलकुलस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी आर यूज्ड। इस तरीके के थ्योरीज को यूज करके हम ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स को में डिसीजंस लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की एआई सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइंड एज इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन्स एज मैनी एप्लीकेशंस इन टुडे सोसाइटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जो हमारे सिस्टम हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियली यूज होती है, ठीक है, मशीन्स जो मतलब इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस यूज करती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोर स्पेसिफिकली इट इज वीक एआई, द फॉर्म ऑफ एआई वेयर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मेडिकल डायग्नोसिस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रोबोट कंट्रोल एंड रिमोट सेंसिंग। AI has been used to develop and advance numerous fields and industries including finance, healthcare, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर। जो हमारे नॉर्मल मशीन यूज करती हैं आर्टिफिशियल वो वीक होती है, लेकिन जो आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे मेडिकल सेक्टर है, चाहे फाइनेंस है, चाहे हमारा किसी भी तरीके का कोई भी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है बड़े बड़े, वहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बहुत ही हम अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे हम आगे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। AI for Good is an ITU initiative supporting institutions employing AI to tackle some of the world's greatest economic and social challenges। कौन-कौन से challenges हैं ये? First is agriculture। एग्रीकल्चर में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें फेस करके प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर पा रहे हैं। In agriculture, new AI advancements show improvements in gaining yield and to increase the research and development of the growing crops। कि डिफरेंट हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, किस तरीके से यील्ड को, जो हमारी प्रोडक्शन है उसे किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी को सही कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ग्रो मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने में और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज more specialization of AI in agriculture is one, such as greenhouse automation, simulation, modeling and optimization techniques। इन टेक्निक की हेल्प से एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो है न्यू हम स्टेप्स सेट कर रहे हैं, न्यू टारगेट सेट कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट एनालिसिस एंड डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग और क्या कहते हैं मार्केट एनालिसिस में भी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत ही यूजफुल है। Several large financial institutions have invested in AI engines to assist with their investment practices. BlackRock's AI engine Aladdin is used both within the company and to clients to help with investment decisions। की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प करती है, हमें बताती है, शो करती है चार्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू कि ये हमारे लिए सही है या नहीं, ठीक है। बैंक सच एज UBS एंड डिश बैंक such as AI engine called use an AI engine called Squirrel, जिसकी फुल फॉर्म है sequential quantum reduction and extraction model, which can mine data and to develop consumer profile and match them with the wealth management products that they don't most likely want। कि मतलब ये हमें हमेशा मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा गैदर करती है, एनालाइज करती है और हमें हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के फैक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। सेवरल प्रोडक्ट्स आर इमर्जिंग दैट यूटिलाइज AI to assist people with their personal finances. For example, Digit is an app powered by artificial intelligence that automatically helps consumer optimize their spending and saving based on their own personal habits and goals। की एक ऐसी ऐप है जिसमें हम अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जितनी हमारी इनकम है, हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है? रोबो एडवाइजर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी हम फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस ले पा रहे हैं। This class of financial advisors work based on the algorithm built to automatically develop a financial portfolio according to the investment goals and risk tolerance of the
क्लाइंट्स की जितनी भी रिस्क कैपेसिटी है, ये कितना हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हेल्प से डिफरेंट जो हमारे एडवाइजर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, रोबो एडवाइजर्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग के लिए भी और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल हेल्प ले रहे हैं हम। Another application of AI is in the human resources and recruiting space. There are 3 ways AI is being used by human resource and recruiting professionals. First is to screen resumes and rank candidates according to their level of qualification. कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें रैंकिंग करना, उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे प्रॉपरली स्कैनिंग होती है, देन उन्हें रैंकिंग दी जाती है, अपने आप ही कंप्यूटराइज्ड वो सीक्वेंस में रैंक के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रेडिक्ट कैंडिडेट सक्सेस इन गिवन रोल्स थ्रू जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म्स and rolling out recruiting chats, bots that can automate repetitive communication tasks, कि हम different communication task को जो हमारे ऑटोमेटिक रेपिटेटिव कम्युनिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आंसर्स हमें मिलते रहते हैं हम आगे के आगे क्वेश्चन पुट करते रहते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन में भी आसानी होती है। ठीक है, और साथ के साथ जो भी हमारा डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के साथ हम उनके रिज्यूम्स को मैच कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए हमारी जॉब के लिए सही है और कौन सा नहीं है। तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है और सारा ऑटोमेटिकली ही वर्क होता रहता है। ठीक है, टिपिकली रिज्यूम स्क्रीनिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटर और अदर एचआर प्रोफेशनल स्कैनिंग थ्रू अ डेटाबेस ऑफ रिज्यूम्स, की जो टिपिकली है एक एचआर अपॉइंट किया जाता है जिसे सब रिज्यूम्स को देखना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से क्या होता है कि कंप्यूटर में ही हम सारा रिज्यूम सेट कर देते हैं, उसमें हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारी जॉब के लिए हमारे जो एप्रोप्रिएट है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मीडिया एंड ई कॉमर्स, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूजफुल है। सम एआई एप्लीकेशंस आर गियर्ड टुवर्ड द एनालिसिस ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया कंटेंट सच एज मूवीज, टीवी प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट वीडियोस और यूजर जनरेटेड कंटेंट। द सॉल्यूशंस ऑफन इन्वॉल्व कंप्यूटर विजन व्हिच इज अ मेजर एप्लीकेशन एरिया ऑफ एआई, जो हमारा क्या कहते हैं कंप्यूटर विजन हमारा मीडिया एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक खत्म हो गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, उसके आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, किन किन सेक्टर्स में ये यूजफुल है, सारा आपको वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारा टॉपिक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऑफ डीएसएस की क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। एडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाई लेवल ऑफ इंटरएक्टिविटी, ईज ऑफ यूज, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसमें फीचर्स, एट्रीब्यूट्स यानी फीचर्स जो होते हैं डीएसएस के ये हैं। कंप्लीट कंट्रोल बाय डिसीजन मेकर्स, ईज ऑफ डेवलपमेंट, एक्सटेंडेबिलिटी, सपोर्ट फॉर मॉडलिंग एंड एनालिसिस, सपोर्ट फॉर डाटा एक्सेस। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आप इन्हें एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएसएस। क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकर्स इन सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी सेमी या अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती हैं उसमें हमें डिसीजन मेकर को जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर मैनेजर एट वेरियस मैनेजरियल लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू लाइन मैनेजर्स, की टॉप लेवल से लेकर लाइन मैनेजर्स तक ये सभी को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, लेस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स often required the involvement of several individuals from different departments and organizational levels. Support for interdependent or sequential decisions. Support for intelligence design, choice and implementation. Support for variety of decision processes and styles. These are adaptive over time. ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ लीजिए, ये आसान है, अच्छी तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ डीएसएस की, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं डीएसएस के। फर्स्ट इज इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, की हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और स्पीड को भी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ये सारे पॉइंट्स एक एक बार पढ़ने पे ही समझ में आ रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट है तो मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। इंक्रीजेज द कंट्रोल, कॉम्पिटिटिवनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, facilitates interpersonal communication,
encourages learning or training. Since it is mostly used in non-program decision, it reveals new approaches and set up new evidences for an unusual decision making. कि जो भी हमारे unusual decision making है उन्हें भी ये सपोर्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन प्रोग्राम जो डिसीजन होते हैं उनमें ये ज्यादातर यूज होता है. एंड लास्ट इज हेल्प ऑटोमेट मैनेजरियल प्रोसेस, कि जो भी ऑटोमेटिकली मैनेजरियल प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके उसमें भी हमें ये हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस, की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे डीएसएस के. फर्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे हम बोलते हैं. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम द नेसेसरी डाटा मे कम फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल डाटाबेस. इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन इंटरनल डाटा in an organization. Internal data are generated by systems such as TPS or MIS. TPS यानी transaction processing system and MIS means management information system. External data come from a variety of sources such as newspapers, online data services, databases. तो हमारा इंटरनल डाटा तो TPS या MIS के थ्रू आता है, लेकिन एक्सटर्नल डाटा किसी भी थ्रू आ सकता है. तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी हमारा यूजफुल डाटा है उसे हम मैनेज करके चलते हैं. नेक्स्ट इज मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम. मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा क्या है, इट स्टोर्स एंड असेसेस मॉडल्स दैट मैनेजर्स यूज टू मेक डिसीजंस. सच मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉरकास्टिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट का सर्विस. मॉडल मैनेजमेंट में जितने भी मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से यूजफुल है, इन सब चीजों की ओर ध्यान देना. नेक्स्ट इज सपोर्ट टूल्स. सपोर्ट टूल्स क्या होते हैं? सपोर्ट टूल्स लाइक ऑनलाइन हेल्प, पुल्स डाउन मेन्यूज, यूजर इंटरफेसेस, ग्राफिकल एनालिसिस, एरर करेक्शन मैकेनिज्म, फैसिलिटेट्स द यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम. ये सपोर्ट करते हैं टूल्स, यूजर इंटरेक्शन को सपोर्ट करते हैं सारे टूल्स. ठीक है, तो ये हमारे क्या थे कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे. फिर अगर उन्हें क्लासिफाई करना पड़े डीएसएस को, डाटाबेस जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को, तो उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज टेक्स्ट ओरिएंटेड डीएसएस. इट कंटेन्स टेक्सचुअली रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन दैट कैन हैव अ बेयरिंग ऑन डिसीजन. टेक्स्ट हमारा ओरिएंटेड जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें सारा टेक्स्ट हमारे पास होता है, टेक्स्ट हमारा अवेलेबल होता है. देन इज डाटाबेस ओरिएंटेड डीएसएस. इसमें क्या होता है, डाटाबेस प्लेज अ मेजर रोल हियर. इट कंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड डाटा. जो भी डाटा होता है हाईली स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और डाटाबेस की तरह काम करता है. देन स्प्रेडशीट ओरिएंटेड डीएसएस. स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में हमें रिप्रेजेंट किया होता है डिफरेंट डाटा. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन स्प्रेडशीट्स दैट अलाउज क्रिएट, व्यू एंड मॉडिफाई प्रोसीजरल नॉलेज एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स द सिस्टम टू एग्जीक्यूट self-contained instructions. The most popular tool is Excel and Lotus 1, 2, 3. तो इनमें हम स्प्रेडशीट में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज सॉल्वर ओरिएंटेड डीएसएस. सॉल्वर ओरिएंटेड कौन से हैं होते हैं? इट इज बेस्ड ऑन सॉल्वर which is an algorithm or procedure written for performing certain calculations and particular program type के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हमने क्लासिफाई करना है तो हमने कोई कैलकुलेशंस या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करना है तो उसमें हम इस तरीके का जो डीएसएस है उसे यूज करते हैं जिसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स को या कैलकुलेशंस को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज रूल्स ओरिएंटेड डीएसएस. इसमें क्या है, प्रोसीजर्स आर अडॉप्टेड इन रूल्स ओरिएंटेड डीएसएस. एक्सपोर्ट सिस्टम इज द एग्जांपल, जिसमें हम डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं कि इस तरीके से ही काम होगा. एंड लास्ट वन इज कंपाउंड डीएसएस. कंपाउंड डीएसएस में इट इज बिल्ड बाय यूजिंग 2 or more of the 5 स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेन अबव. जो हमने ऊपर 5 स्ट्रक्चर्स किए हैं, जब किन्हीं दो की कॉम्बिनेशन से कोई डीएसएस बनता है तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड डीएसएस. ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ डीएसएस. टाइप्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम. स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम में क्या होता है? इट हेल्प्स इन टेकिंग ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस. फॉर एग्जांपल डेली शेड्यूल्स ऑफ जॉब्स टू मशीन्स और मशीन्स टू ऑपरेटर्स की, जिसमें हम स्टेटस चेक करते हैं कि कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डीएसएस इज डाटा एनालिसिस सिस्टम. इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंट एनालाइज करेंगे डाटा को, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एंड मेक यूज ऑफ फॉर्मूला और एन एल्गोरिथम. फॉर एग्जांपल कैश फ्लो एनालिसिस. इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके डाटा को एनालाइज करेंगे.
नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस सिस्टम डाटा इज एनालाइज्ड एंड द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज जनरेटेड। फॉर एग्जांपल सेल एनालिसिस, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम, मार्केट एनालिसिस एक्सेट्रा। इसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स को किस तरीके से रन करना है, रिकॉर्ड करना है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी अकाउंटिंग और फाइनेंस से, वो सारी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। देन इज मॉडल बेस्ड सिस्टम। मॉडल बेस्ड सिस्टम क्या है, साइमल्टेनियस models or optimization models used for decision making are used infrequently and creates general guidelines for operation और management की डिफरेंट मॉडल्स को यूज करने के लिए जो डिफरेंट गाइडलाइंस है वो इसमें बनाई जाती है और उस अकॉर्डिंगली वर्क किया जाता है। तो हमारे टाइप्स है इसके साथ ही हमारा डीएसएस का टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारे 5th यूनिट के रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी ही पूछ लीजिए, आपका फर्स्ट एग्जाम ही इसी का ही है, तो अच्छे तरीके से इसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।